जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कुशल मंगल होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को जो है आप लोग कंटिन्यू कर रहे होंगे। इसी के साथ में आप सभी को योग दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। योग हमारे जीवन की मूल इकाई है। हमारे स्वास्थ्य के लिए योग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि अगर हमें स्वस्थ रहना है, स्वच्छ रहना है, तो बिल्कुल हमारे स्वास्थ्य के लिए योग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन जाता है, जो कि हमारे मूल व्यक्तित्व से जुड़ा होता है। और जो चीज़ इंसान के मूल व्यक्तित्व से जुड़ी होती है वो उसकी पहचान बन जाती है। ठीक है। इसी के साथ में जो है कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने भारत के अंदर ब्रिटिश शासन के द्वारा जो एक्ट भेजे गए उन एक्ट के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हमने पहला एक्ट पढ़ा था, वह था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773 में आया, जिसके अंतर्गत उन्होंने भारत में बंगाल में, भारत में नहीं, बंगाल में वायसराय का पद रखा और वारेन हेस्टिंग को प्रथम वायसराय बनाया गया। ठीक है। फिर हम आगे बात करें तो इसी के अंतर्गत जो है उन्होंने कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। ठीक है। और उसके 4 सदस्य रहे और हेवरी इवरिन को उसके प्रमुख मुख्य चीफ जस्टिस उनको बनाया गया। फिर हम आगे बात कर रहे हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट हुआ पूरा और हम आगे अब बात करने जा रहे हैं पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स एक्ट इसके ठीक 11 वर्ष बाद कब आया था? 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, जिसके अंतर्गत उन्होंने 2 समिति का गठन किया और 2 समिति का गठन किया। सबसे पहली समिति थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर 6 सदस्य थे और उसका काम भारत में व्यापार से संबंधित नियंत्रण स्थापित करना। फिर आता है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जिसके अंतर्गत भारत में राजनीतिक से संबंधित अपने नियंत्रण स्थापित करना। ठीक है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहला चार्टर एक्ट। हमने कल पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और चार्टर एक्ट इसके बाद में पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 2 एक्ट के बारे में पढ़ा था। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके सामने चार्टर एक्ट। कब आया चार्टर एक्ट? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहला चार्टर एक्ट। तो ये फर्स्ट है, फिर ये सेकेंड है, फिर ये थर्ड है, ओके, और ये फोर्थ है। तो ऐसे अलग अलग चार्टर एक्ट आए, अलग अलग। चार्टर एक्ट का मतलब क्या होता है, समझ पा रहे हो? चार्टर एक्ट, जो व्यक्ति वहां से, कहाँ से? ब्रिटेन से जो एक्ट भेज रहा था, उस व्यक्ति की जो शासक था, मतलब कहने का जो राजा था ब्रिटेन का, वह जो एक्ट भेज रहा था, उस एक्ट यानी कि उसके नाम के पीछे चार्टर लगता है, इसीलिए उसने अपने नाम से संबंधित जो है चार्टर एक्ट का नाम रख दिया गया। इसलिए ये 4 एक्ट जो है उसी ने भेजे। पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में बताया था कि पिट्स इंडिया एक्ट जो भेजा, वहाँ का जो प्रधानमंत्री था, उस प्रधानमंत्री के पीछे जो उसकी नाम के पीछे जो लगता है तो वो पिट्स लगा करता था। इसलिए जब पिट्स ने भेजा तो पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर ने भेजा तो क्या हो गया? चार्टर एक्ट। ठीक है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं चार्टर एक्ट। पहला चार्टर एक्ट कब आया? 1793 में। ठीक है। तो यह किसके? पिट्स इंडिया एक्ट के 9 साल बाद आया चार्टर एक्ट। ठीक है। तो पहला चार्टर एक्ट की बात कर रहे हैं। इसके द्वारा कंपनी के कर्मचारियों के वेतन आदि की भारतीय राजस्व देने की व्यवस्था की गई। पहला चार्टर एक्ट 1793, जिसके अंतर्गत भारत में ब्रिटिश शासन के जितने भी कर्मचारी हैं, उन सभी कर्मचारियों को वेतन तो दिया जाएगा, लेकिन वह वेतन अब इंग्लैंड से ना आकर भारत के राजस्व से जो है उन्हें देना पड़ेगा। भारत के राजस्व यानी कि भारत से ही जो है आपको अलग अलग कर वसूल कर आप किसी प्रकार से पैसा कमाइए, लेकिन जो वेतन इन लोगों को देना है, ब्रिटिश के कर्मचारियों को देना है, ये अब ब्रिटेन से ना आकर आपको भारत से ही इसकी व्यवस्था कर देना होगा। ये किसने बताया गया है? चार्टर एक्ट
1793 में। फिर हम आगे बात कर रहे हैं, अगला कब आया, इसके ठीक 20 साल बाद चार्टर एक्ट 1793 के ठीक 20 साल बाद दूसरा चार्टर एक्ट आया, जिसका नाम, दूसरा चार्टर एक्ट 1813 में आया। कब आया, 1813 में आया। इसके बारे में पढ़ते हैं। भारतीय शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए राशि देने की व्यवस्था की गई। भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए, भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत 1 लाख रुपए राशि देने की व्यवस्था की गई। किसके द्वारा की गई, ब्रिटिश शासन के द्वारा की गई, कि आपको 1 लाख रुपए की राशि की व्यवस्था करना है। क्यों करना है, भारत में शिक्षा व्यवस्था को लागू करना है, इसके लिए आपको 1 लाख रुपए की राशि की व्यवस्था करना है। ये चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत उन्होंने कहा। फिर हम आगे पढ़ते हैं। चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़कर कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। आप एक तो चाय का व्यापार कर सकते हो, ब्रिटिश शासन के जो अधिकारी थे, भारत में जो शासन कर रहे थे, उनकी बात कर रहा हूं। उनको क्या बोला, आप एक तो चाय का व्यापार कर सकते हो, दूसरा आप चीन के साथ व्यापार कर सकते हो, अन्य किसी भी वस्तु का किसी भी देश के साथ आप अपने व्यापारिक संबंध स्थापित नहीं कर सकते हो। उन्होंने अब धीरे धीरे 1813 चार्टर एक्ट, जो कि दूसरा चार्टर एक्ट है, इसमें व्यापारिक संबंध को भी क्या कर दिया, समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। आगे देखिएगा, ठीक है। आगे बता रहा हूं, ईसाई पारदियों को धर्म के प्रसार के लिए भारत में आने की अनुमति दी गई। किसकी बात कर रहा हूं, ईसाई धर्म के पारदी। ईसाई धर्म के, सर ये पारदी क्या होता है, तो पारदी वो होता है जिस प्रकार से हिंदू धर्म में पंडित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, जिस प्रकार से मुस्लिम धर्म में मौलवी होते हैं, उसी प्रकार से ईसाई धर्म में पारदी होते हैं। तो वो जो पारदी थे उनको पिट्स चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत उनको कहा गया कि आपको भारत में आने का पूरा अधिकार है, आप आइए और अपने धर्म का प्रसार कीजिए। किसको बोला गया, किसको बोला गया बता दूं मैं आपको, तो ईसाई पारदियों को बोला गया चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, चार्टर एक्ट 1893 में क्या हो गए, कर्मचारियों को राजस्व देने की व्यवस्था भारत के द्वारा की गई। फिर चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत 1713 था, 1793 था वो। चार्टर एक्ट 1813 में क्या हुआ, तो शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए राशि देना, चाय और चीन के साथ व्यापार चलेगा, बाकी किसी के भी साथ व्यापार नहीं चलेगा, सबके साथ अपने व्यापारिक संबंध खत्म कर देना है। ईसाई पारदियों को धर्म प्रसार के लिए भारत में आने की अनुमति दी गई। किसके अंतर्गत, चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर अगला कब आया, तीसरा, चार्टर एक्ट 1, चार्टर एक्ट 2, चार्टर एक्ट 3। चार्टर एक्ट 3, तो तीसरा चार्टर एक्ट 1833 में आया। कब आया, 1833 में चार्टर एक्ट तीसरा आया। तीसरा चार्टर एक्ट 1833 में आया, 1833 में। इसके अंतर्गत क्या था, तो इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल, जिसको कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग बने थे। देखना आप क्या होता है, को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल का पद था, लेकिन चार्टर एक्ट, तीसरा चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत उस बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया और भारत के गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और भारत के गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं, तो भारत के पहले गवर्नर जनरल, भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग, भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल तो वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग कब आए थे, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत आए थे। ठीक है, और भारत के गवर्नर जनरल 1833, जो कि चार्टर, तीसरे चार्टर एक्ट के अंतर्गत आए थे। और भारत के गवर्नर जनरल का जो नाम था वो लॉर्ड विलियम बेटिंग, आपकी आंखों के सामने। ठीक है, लगे रहिए भाई साहब।
बिल्कुल ठीक है। अब आगे देखिएगा आप, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया, अपनी औकात दिखाने लग गए। कौन? अंग्रेज अपनी औकात दिखाने लग गए। देखिएगा आगे, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया और कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत में शासन करना रह गया। मतलब उन्होंने क्या किया, वो आए थे क्यों? भारत में व्यापार करने आए थे, लेकिन उन्होंने आखिर में अपनी औकात दिखा दी। कब दिखाई? 1833 में चार्टर एक्ट, तीसरा चार्टर एक्ट 1833 में उन्होंने अपनी औकात दिखा दी और उन्होंने व्यापारिक संबंध को समाप्त करने के बाद में शासन करना प्रारंभ कर दिया। किसने? अंग्रेजों ने। तीसरे चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत उन्होंने जो है व्यापारिक संबंध को समाप्त कर कर उन्होंने इसको शासन करना मतलब भारत पर शासन करना चालू किया। ठीक है, फिर मैं आपको बता रहा हूं कि यह आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। फिर लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया? प्रथम विधि आयोग का गठन जो है मैं आपको बता दूं कि तीसरे चार्टर एक्ट 1833 ही चल रहा है अभी, तो तीसरे चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत विधि आयोग का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया। कौन से चार्टर? तीसरे चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत। मैं बार बार बोलूँगा क्योंकि आपको याद आए, आप अच्छे से पढ़े, आपको याद आए, आप वीडियो देखकर ही समझ जाए। और आप वीडियो देखकर ना समझ आए बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, आपके हर डाउट को क्लियर करूँगा। रियली बता रहा हूँ, बिल्कुल लगे रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बोल नहीं रहा हूँ इसका मतलब ये मत समझिए, आपका पूरा अधिकार बनता है भाई शिक्षा। जब मैं आपको पढ़ा सकता हूँ तो आपको वीडियो शेयर करने में क्या जा रहा है? कोई चार्ज नहीं है भाई, बेचारे किसी का भला हो जाएगा, कोई पढ़ लेगा तो भला हो जाएगा। अच्छे अच्छे बच्चे बड़े बड़े कोचिंग संस्था में जाकर पैसा बिगाड़ते, फालतू का पैसा बिगाड़ते। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, आपका क्या बिगड़ रहा है? बिल्कुल पढ़िए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, और जो है आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया। फिर मैं बात कर रहा हूँ, भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू करने वाला व्यक्ति कौन? लॉर्ड मैकाले। भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू करने वाला व्यक्ति कौन? लॉर्ड मैकाले, जिसको तीसरे चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत विधि आयोग का अध्यक्ष घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये वही व्यक्ति है जिसे कि मैंने यहाँ पे रीड करके लिखा है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू करने वाला व्यक्ति लॉर्ड मैकाले। आईपीसी 18, ठीक है समझ आ रहा होगा, आईपीसी 1860 के जन्मदाता लॉर्ड मैकाले। आईपीसी क्या है? आईपीसी एक बुक है, ये खुद एक बुक है। जिस प्रकार से भारतीय संविधान एक बुक है, उसी प्रकार से कानून का निर्धारण करने वाली एक बुक आईपीसी भी है। उसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। अभी ये टॉपिक हमारा नहीं चल रहा है, अगर मैं इसमें घुस गया तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। ठीक है, तो आईपीसी 1860 के जन्मदाता लॉर्ड मैकाले हुए। फिर हम बात कर रहे हैं चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1833 समाप्त हुआ, चार्टर एक्ट 1813 समाप्त हुआ, चार्टर एक्ट 1793 समाप्त हुआ। अब मैं आपके सामने बात कर रहा हूं चार्टर एक्ट 1853। ठीक है, तो देखिएगा, इस अधिनियम के तहत प्रतियोगिता आधारित परीक्षा की व्यवस्था की गई। प्रतियोगिता पर आधारित परीक्षा की व्यवस्था चौथे चार्टर एक्ट 1853 के अंतर्गत की गई। प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षा यानी कि आपके सपनों की परीक्षा जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, जिसके तुम्हार मार साहब तैयारी करवा रहे, तो ठीक है, बिल्कुल बिंदास होकर पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए भाई। अध्यात्म आजकल बहुत जरूरी है, पढ़ना आजकल बहुत जरूरी है। बिना अध्यात्म के आप अपने मूल व्यक्तित्व से नहीं जुड़ सकते हो। पढ़ना आपके मूल व्यक्तित्व से जुड़ा होता है, जो कि हर इंसान का अपना मूल अधिकार होता है। ठीक है, तो आगे बात कर रहे हैं चार्टर एक्ट 1853 के अंतर्गत प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आईएएस, आईपीएस,
जिस प्रकार की एग्ज़ाम हो, इन सभी एग्ज़ाम की जो है तैयारी 1853 के अंतर्गत की गई। चौथे चार्टर एक्ट 1853 के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियां की गई। ठीक है, फिर हम आगे बात कर रहे हैं। 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर आईसीएस की परीक्षा पास की। आईसीएस की परीक्षा पहली आईसीएस की पहली परीक्षा पास करने वाला व्यक्ति कौन? सत्येंद्रनाथ टैगोर। मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो कि भारत का होता हुए पहली बार कलेक्टर बने थे। नाम पढ़ लिएगा, सत्येंद्रनाथ टैगोर। कब? 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर ने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की, पास की और कलेक्टर बने। ठीक है, इसके साथ में आगे बात करते हैं हम जनक, आईसीएस के जनक। आईसीएस की बात करें तो इंडियन सिविल सर्विस। आईसीएस का मतलब होता है इंडियन सिविल सर्विस। तो भारतीय नागरिक सेवा की बात कर रहा हूं। इंडियन आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस, जिसको कि हम भारतीय नागरिक सेवा कहते हैं। और ये परीक्षा, आईसीएस की परीक्षा किसने प्रारंभ करी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने प्रारंभ की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आईसीएस की परीक्षा प्रारंभ की। ठीक है, कब की? 1853 में की। क्या था 1853 में? ब्रिटिश शासन के द्वारा 1853 में चौथा चार्टर एक्ट भेजा गया, चतुर्थ चार्टर एक्ट भेजा गया, जिसके अंतर्गत आईसीएस की परीक्षा जो है, आईसीएस की परीक्षा का जो है नाम जो है रखा गया, प्रतियोगी परीक्षा का जो है व्यवस्था की गई। तो फिर मैं बता रहा हूँ आपको कि आईसीएस की परीक्षा पहली बार किसने पास की? 1863 की बात कर रहा हूँ। सत्येंद्रनाथ टैगोर ने पहली आईसीएस परीक्षा पास की। ठीक है, और वो कौन व्यक्ति था जिसने आईसीएस परीक्षा प्रारंभ की? तो उस व्यक्ति का नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। मैंने अभी भी बताया, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं वर्तमान आईसीएस की बात करें तो वर्तमान आईसीएस की बात करें तो आईसीएस का जो नाम था उसको बदलकर आईएएस कर दिया गया। क्या कर दिया गया? उसका नाम को बदलकर आईएएस कर दिया गया। आईसीएस का नाम बदलकर वर्तमान में आईएएस कर दिया गया। आईएएस का मतलब होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इस आईसीएस का नाम बदलकर आईएएस किसने रखा? सरदार पटेल ने सन 1947 में आईसीएस का नाम बदलकर आईएएस रखा। किसने रखा? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको कि लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। उन्होंने आईसीएस का नाम बदलकर आईएएस रखा। आईसीएस मतलब होता है इंडियन सिविल सर्विस, आईएएस का मतलब होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक है, तो इसका जो है आईएएस की परीक्षा जो है, पहले आईसीएस की परीक्षा सत्येंद्रनाथ टैगोर ने 1863 में पास की, और इसका नाम मैंने बताया आईसीएस का नाम बदलकर 1947 में आईएएस रखा। किसने रखा? सरदार पटेल, लौह पुरुष जिसके पास रियासतों की एकीकरण का जिम्मा था। ये वही व्यक्ति है जिसने भारत में रियासतों की एकीकरण का बंटवारा करने का पूरा जिम्मा लिया था, और बहुत अच्छे से भारत में सभी रियासतों को बांटा गया, और इसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और इस व्यक्ति का अपना बहुत ही अच्छा महत्व रहा है भारत में। मैं ये बताऊं कि गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे इनकी स्टैचू बनी हुई है, जिसे कि हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं, जो कि 262 मीटर ऊंची है। इनके बारे में और भी बातें बताऊं तो कई बातें हैं, लेकिन अभी इनका टॉपिक नहीं है। इनका टॉपिक आने दो भाई, बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा। आप निश्चिंत हो जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बोल नहीं रहा हूँ इसका मतलब शांत ना रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हो सकता हो किसी का भला हो जाए। ठीक है, इसी के साथ में मैं देवकरण चौहान आपसे विदाई लेता हूँ। जय हिंद साथियों।